नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक अपन मतलब चैप्टर नंबर 1 पूरा कर चुके हैं। अब अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना इस चैप्टर को। वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि अपन इसको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की मतलब जनरल एंट्रीज की बात करी गई है। ठीक है। देखो, आपको पता होगा कि हु इज़ फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग अपन किसे कहते हैं? अगर नहीं पता तो याद रखना, लूका पैसियोली। ठीक है। ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करते थे? ये पर्सन थे इटली से। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या है अकाउंट्स के अंदर? इन्होंने मेन तो डबल एंट्री सिस्टम एक तरीके से इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, आप क्या कहेंगे, जो भी है ना। देखो, इन्वेंशन और डिस्कवर में आपको फ़र्क पता होगा कि इन्वेंशन मतलब अपन कोई चीज़ बिल्कुल नई बना रहे हैं, और डिस्कवर मतलब जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती थी अपन ने उसको ढूंढा। ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे फायर, तो फायर को अपन ने डिस्कवर किया था कि इन्वेंट किया था? फायर को अपन ने डिस्कवर किया था क्योंकि फायर उससे पहले भी थी। ठीक है, जो आग होती है। चलो, अब अपन आते हैं, देखो डबल एंट्री सिस्टम की कुछ और बात करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या बातें तो अपन को ध्यान रखनी होती है कि हर जैसे अपन देखते हैं, एक तो डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है। अपन को ये समझना है कि कब ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हैं, कब ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करते हैं। देखो, अगर आप सीए कर रहे हो, और क्योंकि आप सीए कर ही रहे हो खैर, तो आपकी सबसे मेन जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वो जनरल एंट्री से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनरल एंट्री केवल आपके सीए फाउंडेशन तक काम आएगी, सीए बनने के बाद भी जनरल एंट्री काम में आएगी। अगर आप जनरल एंट्री से पीछे भागते हो तो मैं यही राय दूंगा कि आप उसको डरो मत बिल्कुल भी, और आप एकदम योद्धा की तरह लड़ो और जनरल एंट्री डेली की डेली क्वेश्चन सॉल्व करो जनरल एंट्री की। ठीक है। जनरल एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बातें समझ में आएगी जब आप धीरे धीरे आगे प्रोसीड करोगे। और जनरल एंट्री कभी भी रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए जनरल एंट्री करते समय। ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। और दोनों की दोनों एस्पेक्ट को अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। जैसे देखो जरा, अपन गोल्डन रूल्स की बात भी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वैसे अपन ने पहले करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। गोल्डन रूल्स अकाउंट से कितने होते हैं? गोल्डन रूल 3 होते हैं। पर्सनल अकाउंट का अलग रूल होता है, रियल अकाउंट का अलग रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल होता है। आप याद करो, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट क्या बताया था? पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड है। और पर्सनल अकाउंट फर्दर किस में क्लासीफाइड थे? एक तो पर्सनल पर्सन जो है वो नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। मतलब 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन मतलब राम श्याम मोहन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे बैंक कंपनी, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक कैपिटल। कैपिटल बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का। और कैपिटल के अलावा ड्राइंग्स। ठीक है। और क्या सोच सकते हैं? प्रोविजंस, रिजर्व्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। ये सब चीज़ें किसका एग्जाम्पल होती है? पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। रियल अकाउंट क्या होती है? रियल अकाउंट में आती है असेट मेनली। असेट कौन सी? टेंजिबल असेट भी हो सकती है और इनटेंजिबल असेट भी हो सकती है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? एक्सपेंसेस। ठीक है। तो देखो, जैसे वापस देख लो आप, पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सन अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकते हैं। अगर नेचुरल पर्सन है तो कोई भी राम श्याम रीटा वीटा, ये सब नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब क्या है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसे तो डेबिट कर देंगे, और जो देने वाला है उसे क्रेडिट कर देंगे। जैसे मान लो राम को पैसे मिले, तो आप क्या एंट्री करेंगे? राम अकाउंट डेबिट। तो राम, क्योंकि कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, और राम इज द रिसीवर।
और टू कैश तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कैश जा रहा है, और कैश जा रहा है तो ये कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है क्योंकि ये असेट है, ठीक है। और जब भी असेट जाती है तो उसे अपन क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देख लो जरा रियल अकाउंट के अंदर थोड़ा सा क्या है, अकाउंट विच इज रिलेटेड टू असेट ऑफ द फर्म, लेकिन लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इन्वेस्टमेंट, कैश, फिक्स डिपॉजिट, ये सब रियल अकाउंट के एग्जाम्पल है। एक बार बताओ डेटर किसका एग्जाम्पल है, डेटर, डेटर किसका एग्जाम्पल होगा, डेटर एक पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल, ठीक है। आप ऐसा देखो, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कोई स्टेटमेंट दे दे, स्टेटमेंट क्या दे दे कि ऑल पर्सनल अकाउंट या ऑल रियल अकाउंट आर असेट बट ऑल असेट आर नॉट रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है? वापस देखो, आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दे दे कि क्या सारे के सारे रियल अकाउंट असेट होती है, तो स्टेटमेंट सही है गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि रियल अकाउंट में केवल क्या आती है, असेट आती है। अब मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट देता हूँ, क्या सारी की सारी असेट केवल रियल अकाउंट होती है क्या? नहीं, ये गलत है। कुछ असेट रियल अकाउंट भी होती है और कुछ असेट पर्सनल अकाउंट भी होती है। जैसे एग्जांपल डेटर, डेटर कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो किसी पर्सन से रिलेटेड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी असेट होती है, लेकिन वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम कौन सा अकाउंट है, असेट अकाउंट है, ठीक है तो असेट, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव, उसको अपन रियल अकाउंट नहीं कह सकते, ठीक है। और रियल अकाउंट के अंदर एक और बात ध्यान रखनी है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट दोनों की दोनों आती है। तो इसमें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब रियल अकाउंट का ही पार्ट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ आ रही है उसे डेबिट कर दो, जो भी चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो अपन को ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रूल किसका आता है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस और लॉसेस और गेन्स और इनकम्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सपेंस और लॉसेस में डिफरेंस बताया था, याद है? एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस होता था कि एक्सपेंस जब अपन करते हैं तो उससे कोई ना कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, लेकिन लॉसेज अगर हो जाए एक बार तो उससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसे गेन और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है, गेन और इनकम में, इनकम जो होती है वो मेनली रेगुलर होती है, लेकिन गेन जो होते हैं वो कभी कभार होते हैं। जैसे लॉटरी से होने वाला अगर प्रॉफिट है तो उसे अपन बोलते हैं गेन, क्योंकि लॉटरी से हर बार थोड़े पैसे मिलते हैं, इसलिए। तो इसका रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो जल्दी से एक बार मेरे को रिवाइज कराओ कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें याद हो गई होगी। अब मैं आपसे एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। अभी आप इस स्लाइड पे मत देखो भले ही, अभी आप केवल आंखें बंद करके और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि मैं स्लाइड पे से अभी कुछ आपको नहीं पूछ रहा। जैसे मान लो आप ये बताओ कि पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो असेट, मतलब वो बैलेंस शीट में जाते हैं या P&L में दिखाते हैं या ट्रेडिंग, मतलब अगर जब भी मैं P&L बोलूँ तो आप समझ जाना उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है। P&L जो है वो ट्रेडिंग उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है अपने आप ही, अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती। अब बताओ कि जो पर्सनल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में जाता है या P&L में जाता है, सोचो। पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में जाते हैं। सर कभी P&L में भी जा सकते हैं क्या, कभी भी P&L में नहीं जाते। अभी और आपको मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ। अब आप मेरे को ये बताओ कि पर्सनल अकाउंट हमेशा असेट होती है या लाइबिलिटी हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो आंसर इज पर्सनल अकाउंट दोनों हो सकते हैं। जैसे डेटर, डेटर क्या है, असेट, लेकिन होता कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, ठीक है, क्योंकि किसी भाई डेटर मतलब क्या, किसी को अपन ने माल बेचा तो राम शाम ऐसे ही तो होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट है। अगर कंपनी है तब भी पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर, जिससे अपन ने माल खरीदा, वो भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी ना किसी पर्सन से तो खरीदा होगा।
तो आपसे कोई पूछे कि पर्सनल अकाउंट के अंदर असेट आती है लाइबिलिटी आती है, तो आप बोलेंगे क्या कि असेट और लाइबिलिटी दोनों आती है। तो इसको कहीं पे लिख लेना आप, है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर लेना, है ना। ये एनालिटिकल पार्ट होता है, तो ऐसे में आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। कुछ एडिशनल बातें हो तो उसको लिख ले करो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। अच्छा, और अपन डिस्कस करते हैं कि क्या पर्सनल अकाउंट जो है उसके आइटम्स P&L में जा सकते हैं क्या। मेरा पहला क्वेश्चन था, तो आंसर इज नो। आप हमेशा देखो पर्सनल अकाउंट केवल बैलेंस शीट में शो होता है और कहीं शो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, रियल अकाउंट क्या है, असेट। अपन को ये पता लग गया। क्या सारी की सारी असेट रियल अकाउंट होती है क्या, तो आंसर इज नो। क्योंकि कुछ असेट क्या है रियल अकाउंट होती है, कुछ असेट पर्सनल अकाउंट भी होती है, जैसे डेटर, अक्रूड इनकम्स, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये असेट तो है, लेकिन ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ना कि रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट किधर जाएंगे भाई, असेट किधर जाती है, बैलेंस शीट में जाती है, P&L में जाती है। तो सर बिल्कुल सिंपल है, असेट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाती है। तो आपको बिल्कुल एक दिमाग में बिल्कुल बात फिट हो जानी चाहिए कि ना तो पर्सनल अकाउंट P&L में जाता है और ना कौन सा रियल अकाउंट P&L में जाता है। ये पर्सनल और रियल अकाउंट दोनों के दोनों किधर जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट किधर जाता है, P&L में। सर नॉमिनल अकाउंट क्या था, इनकम और एक्सपेंसेस। अब इनकम और एक्सपेंसेस हमेशा किधर शो होते हैं, P&L में, ठीक है। देखो एंट्री या जनरल एंट्री आप कर सकते हो, अब इतने आप मतलब जो बेसिक एंट्री है, परचेज, सेल, कैपिटल इंट्रोड्यूस वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मेन ये एनालिटिकल पार्ट होता है, तो ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी क्या, वापस बता देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो किधर जाएंगे सारे के सारे, P&L में। कभी भी नॉमिनल अकाउंट, ध्यान रखना, कभी भी नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं हो सकता। लेकिन जो पर्सनल और रियल अकाउंट है वो हमेशा कहाँ शो होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक टॉपिक है। आपने सुना होगा कि असेट किसके बराबर होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका मीनिंग क्या होता है आपके लिए, आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन तो आपको याद होगी। इसका मतलब होता है कि जो हम असेट खरीदते हैं, हम दो तरीके से असेट खरीद सकते हैं। या तो खुद के पैसों से खरीद सकते हैं लाइबिलिटीज़, है ना, खुद के पैसों से खरीद सकते हैं कैपिटल, या फिर अपन लोन लेके खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इधर देखो, आप जो बैलेंस शीट के अंदर असेट परचेज करते हो उसके दो तरीके हैं, या तो खुद के पैसे से परचेज कर सकते हो या फिर बाहर वालों के पैसों से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अपन लाइबिलिटी को कई बार सोर्स ऑफ फंड भी कहते हैं और एसेट को अपन कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो इसलिए ये बैलेंस शीट अपने आप क्या होगी, मैच करेगी, ठीक है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब आप एक बात का आंसर दो, जैसे मान लो अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बिजनेसमैन है, उसने कैश इंट्रोड्यूस किया, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख की, तो बैलेंस शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि असेट बढ़ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ, बिजनेसमैन ने फर्नीचर परचेज किया 2 लाख रुपीज़ का, तो क्या होगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा 2 लाख से और कैश कम हो जाएगा 2 लाख से, तो बैलेंस शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बताओ, एक बिजनेसमैन ने लोन लिया 2 लाख रुपए का, तो क्या एंट्री होगी, सर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 2 लाख से और 2 लाख से कैश बढ़ जाएगा, तो फिर बैलेंस शीट मिल गई। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट मिल जाती है। तो ये भी लाइबिलिटी है, ये कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, बस फर्क क्या होता है, जो अगर केवल लाइबिलिटी लिखा हो तो उसका मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी होता है, लेकिन कैपिटल जो लाइबिलिटी होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और दोनों को मिला के अपन असेट परचेज करते हैं, तो इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। क्लियर क्या, चलो। तो बस आपको इतना सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, यही टॉपिक है अपने। आपको मेन जनरल एंट्री बनाना आनी चाहिए, तो जनरल एंट्री अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और करते जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो अभी आपसे पूछ ले क्वेश्चन में एग्जाम में कि फर्नीचर परचेज किया, तो आप क्या एंट्री करोगे बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री समझ में आती है। इसमें फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर डेबिट क्यों किया, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। कैश को क्रेडिट किया क्योंकि कैश जा रहा है।
ऐसे आप बताओ, गुड्स परचेज करे और उसके बाद उसको गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज टू कैश। परचेज रिटर्न करने की एंट्री क्या होगी? बोलो। जैसे मान लो गुड्स अपन ने परचेज करे होते हैं क्रेडिट में, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। और अगर गुड्स रिटर्न कर दिए तो एंट्री होती क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ऐसे ही मान लो गुड्स सेल करने की एंट्री क्या होगी? अगर अपन ने उधार माल बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अगर अपन ने गुड्स उधार माल बेचने के बाद रिटर्न कर दिए तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी लेकिन कैपिटल कैश में ना इंट्रोड्यूस करके असेट के साथ इंट्रोड्यूस करी तो क्या एंट्री पास करेंगे? देखो, अगर कैश इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल तो क्या एंट्री होती है? कैश टू कैपिटल। लेकिन अपन ने कैश की जगह मान लो लैंड इंट्रोड्यूस करी एज ए कैपिटल तो एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हो सकता है कि अपन लाइबिलिटी भी इंट्रोड्यूस करें तो एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसे आप सोचो कि आपने गुड्स परचेज करे और सपोज करो उसके बाद उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो 1 लाख के गुड्स हैं और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितने रुपए से अपन एंट्री पास करेंगे? केवल 90,000 से, है ना, 90,000 से। मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को अपन कभी भी शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट एक फेक डिस्काउंट होता है। ठीक है ना, ये रियलिटी में डिस्काउंट होता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे लिवाइस के शोरूम में गए कपड़े खरीदने और उस पर लिखा है 50% ऑफ, तो ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। वो आपको ट्रेड डिस्काउंट क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको सेल्स अपनी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है। और रियलिटी में वो जो सामान था वो सस्ता था, लेकिन पहले उसने उस पर प्राइस लिखी महंगी और उसके बाद उसने लिख दिया कि 50% अपन को ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं वो मना करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अगर ये कैश डिस्काउंट होता तो अपन इसको रिकॉर्ड कर लेते। ठीक है, अच्छा और बताओ, जैसे एंट्री अपने पास करनी है अपन को रेंट पे करने की, तो क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अनअर्ड अक्रूड वगैरह अपन बाद में एंट्री पढ़ेंगे जब अपन फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो अभी अपन को टेंशन लेने की बात नहीं है ना। जनरल एंट्री बिल्कुल भी मत सोचना, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने बिजनेस में हॉर्स परचेज किया, है ना, घोड़ा परचेज किया, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हो क्या? नहीं, आप एंट्री पास करोगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, लाइव स्टॉक मतलब जानवर। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, लाइव स्टॉक बैलेंस शीट में किधर आएगा? फिक्स एसेट में या करंट एसेट में? सोचो, फिक्स एसेट में आएगा। ठीक है, लाइव स्टॉक एक फिक्स एसेट होती है, ना कि करंट एसेट होती है, क्योंकि अपन इसको बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। हाँ, अगर किसी का बिजनेस ही है कि मैं लाइव स्टॉक को खरीदता बेचता रहता हूँ तो वो मेरा स्टॉक है, तब मेरा वो करंट एसेट है। अच्छा, आप ये बोलेंगे सर फिक्स एसेट है तो इस पर डेप्रेशन लगना चाहिए, लेकिन लाइव स्टॉक एक एक्सेप्शन होता है तो उस पर डेप्रेशन नहीं लगता। आपको पता हो तो एक और फिक्स एसेट होती है जिस पर डेप्रेशन नहीं लगता लाइव स्टॉक के अलावा, लैंड, है ना, लैंड पे भी हम डेप्रेशन नहीं लगाते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपने फर्नीचर बेचा तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर अगर अपन ने नुकसान में बेचा तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कैश क्यों डेबिट किया? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है, जो आता है उसे डेबिट कर देते हैं। लॉस ऑन सेल क्यों डेबिट किया? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है, सारे लॉसेस को अपन डेबिट करते हैं। और फर्नीचर क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि फर्नीचर क्या है? जा रहा है, तो इसलिए अपन ने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, रियल अकाउंट का रूल है। तो जब भी आप एंट्री सोचो तो पहले तो ये सोचो कि वो कौन सा अकाउंट है, इसमें रूल क्या लग रहा है ना, तो रटना नहीं है अपन को, जहाँ पे रटोगे काम खराब हो जाएगा वहाँ पे। जैसे मान लो आज आपने ड्राइंग्स करी, बिजनेस से पैसा निकाला, तो क्या एंट्री पास करोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकल गया। और बाद में इस ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइंग करने से क्या कम हो गई? कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। आप चाहो तो डायरेक्टली एक एंट्री भी पास कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अगर दो एंट्री पास करनी है तो कैसे करेंगे? पहली एंट्री ड्राइंग टू कैश, दूसरी एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग्स, वरना एक और एंट्री हो सकती है। ठीक है, क्या कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और अपन एंट्री बना सकते हैं माइंड के अंदर सोचोगे तो आप, जैसे आज आप मशीन खरीदते हो, मशीन पे रिपेयर करवाओगे तो क्या एंट्री होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपको याद हो तो रिपेयर करवाना कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बस आप इतना पढ़ लो,
फिर अपन इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।